हेलो एवरीवन, दिस इज प्रणव कुमार सिंह फ्रॉम ISPC सेंटर। फ्रेंड्स, आज हम लोग 17वीं BPSC की प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखते हुए मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। यह जो प्रश्न है वह भारत में यूरोपीय कंपनियों का विस्तार टॉपिक से संबंधित है। तो आइए आज का डिस्कशन हम लोग प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन यूरोप की यांत्रिक घड़ी दक्षिण भारत में लाए थे तथा यह कब लाई गई थी? तो देखिए, यह जो यांत्रिक घड़ी है वह 16वीं शताब्दी ईस्वी में पुर्तगालियों द्वारा लाया गया था। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से मराठों से संबंधित कौन सा एक कथन सही नहीं है? देखिए, पहला नंबर विकल्प है कि मराठा आंदोलन ने शाहजी द्वारा उड़ीसा में एक वास्तविक स्वतंत्र राज्य की स्थापना का आरंभ किया। तो पहला नंबर ही विकल्प है वह गलत हो जाएगा, अर्थात इस प्रश्न का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न है, 1909 ईस्वी के इंडियन काउंसिल एक्ट में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से संबंधित उपबंधों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा उपरोक्त कथनों के आधार पर सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि इस एक्ट ने सदस्यों के प्रश्न पूछने के अधिकार में बढ़ोतरी की, बिल्कुल सही है। दूसरा, कि इस एक्ट के द्वारा पृथक बजट मदों पर मतदान की अनुमति दी गई। देखिए, दूसरा नंबर जो ऑप्शन है वह गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन ए, अर्थात केवल और केवल पहला नंबर जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट चौथा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करें। पहला कह रहा है, हैदराबाद के निजाम ने अंग्रेजों को उत्तरी सरकार प्रदान किया क्योंकि मद्रास शासन ने उसकी फ्रांसीसियों एवं मराठों के विरुद्ध सहायता करने की सहमति दे दी। देखिए, पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। तो ऑब्वियसली जब पहला नंबर विकल्प गलत हो गया तो दूसरा और तीसरा नंबर विकल्प सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 5 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसने टीपू सुल्तान के साथ सेरिंगपट्टनम की संधि संपादित की? देखिए, यदि टीपू सुल्तान के साथ श्रीरंगपट्टनम की संधि की बात करते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न है, आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी संधि सबसे अंत में संपादित हुई थी? यदि आंग्ल मराठा युद्ध की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान जो संधि सबसे अंत में संपादित हुई थी वह मंदसौर की संधि थी, जो कि होलकर के साथ संपादित की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मंदसौर की संधि होलकर के साथ। नेक्स्ट 7वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान दीजिएगा, प्रश्न में ही कह रहा है कि कौन सा जो कथन है वह सही नहीं है, यानी कि गलत कथन है। पहला कह रहा है कि 1793 के चार्टर एक्ट ने गवर्नर जनरल को मद्रास तथा बम्बई प्रेसिडेंसी में भी उसी प्राधिकार के प्रयोग में सक्षम बनाया जो कि वह बंगाल में प्रयुक्त करता था, बिल्कुल सही है। दूसरा, 1813 के चार्टर एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिगृहित क्षेत्रों पर सम्राट की निसंदेह प्रभुसत्ता स्थापित की, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है कि 1833 के चार्टर एक्ट ने अधीनस्थ प्रेसिडेंसियों से कानून बनाने के समस्त अधिकार वापस ले लिए, यह भी सही है। नेक्स्ट है, 1853 के चार्टर एक्ट ने प्रादेशिक स्तर के काउंसलरों की नियुक्ति में सम्राट की अनुमति को अनावश्यक बना दिया। देखिए, ऑप्शन नंबर डी है वो गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और उपरोक्त के आधार पर सत्य कथन का चयन करना है। पहला कह रहा है कि काउंसिल के सदस्यों की सदस्यता अवधि गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत थी। देखिए, यह जो गवर्नर जनरल के प्रसाद पर्यंत नहीं थी तो पहला नंबर विकल्प गलत हो गया। दूसरा कह रहा है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल को निर्णायक मत देने की शक्ति प्राप्त थी, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल काउंसिल को नागरिक एवं सैन्य शक्तियां प्रदान की गई थी, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर सी, केवल और केवल 2 और तीसरा नंबर जो कथन है वह सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन करना है। प्रश्न कह रहा है कि कैबिनेट मिशन ने भारत के संविधान के लिए एक आधारभूत ढांचे की अनुशंसा की। देखिए, पहला नंबर बिल्कुल सही है। दूसरा, कैबिनेट मिशन ने संविधान की रचना करने वाले समूह के लिए एक कार्यप्रणाली तैयार की थी, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 1 और 2 दोनों जो कथन है वे सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा बताइए कि उपरोक्त में कौन सा जो कथन है वह सही है। पहला विकल्प है, जब वॉरेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल बना तब उसने कोषागार को कलकत्ता में स्थानांतरित कर दिया। पहला बिल्कुल सही। दूसरा, 1780 में नमक का उत्पादन सरकार ने सीधे अपने हाथों में ले लिया, यह भी सही है। और नेक्स्ट है कि भू राजस्व का 10 वर्षीय बंदोबस्ती व्यवस्था 1790 में अस्थायी रूप में घोषित कर दिया। देखिए तीसरा नंबर विकल्प गलत है, क्योंकि 1790 नहीं बल्कि 1793 ईस्वी में इसे अस्थायी रूप से घोषित कर दिया। तो ये ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि केवल और केवल पहला और दूसरा नंबर जो स्टेटमेंट है वह सही है। नेक्स्ट 11 नंबर प्रश्न है, लॉर्ड डलहौजी के प्रशासन काल में निम्नलिखित में से कौन सा एक घटना घटित नहीं हुई थी। पहला, द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, कलकत्ता से आगरा तक टेलीग्राफिक लाइन का बिछाया जाना, बिल्कुल सही। नेक्स्ट है, बंबई से थाने तक रेलवे लाइन बिछाया जाना, बिल्कुल सही। लेकिन नेक्स्ट है, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। तो देखिए दिल्ली विश्वविद्यालय की जो स्थापना है वह लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में नहीं की गई है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से भारत में कंपनी की सरकार के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न कर रहा है कि कंपनी के शासन के राजस्व का प्रमुख स्रोत भारत में कौन कौन थे। देखिए यदि कंपनी के राजस्व का प्रमुख स्रोत की बात करते हैं, भू राजस्व, नमक और अफीम व्यापार पर एकाधिकार और सीमा शुल्क, पथकर एवं उत्पाद शुल्क, अर्थात 1, 2 एवं 5 जो है वे भू राजस्व के कंपनी के राजस्व के प्रमुख स्रोत थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात 1, 2 एवं 5। नेक्स्ट 13 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित युद्ध में से किस एक ने भारत में फ्रेंच के भाग का निर्णय कर दिया था। यदि भारत में फ्रांसीसियों के भाग का निर्णय की बात करते हैं तो 1760 ईस्वी का बांडियाबास युद्ध था, जिसमें फ्रांसीसियों की तरफ से कैप्टन लाली लड़ा था। और एक महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि इसी युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाने के उपरांत कैप्टन लाली को फ्रांस में मृत्युदंड की सजा दी गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1760 ईस्वी का बांडियाबास का युद्ध। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, मराठा शासन के प्रारंभिक दशकों में 14 नंबर प्रश्न है, मराठा शासन के प्रारंभिक दशक में भू राजस्व माप की सर्वाधिक लोकप्रिय इकाई क्या थी। देखिए यदि मराठा शासन के प्रारंभिक दशक की बात करते हैं तो उस समय जो भू राजस्व की माप की जो इकाई थी उसे काठी के रूप में हम लोग जानते थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात काठी। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न है, मराठा राज्य संघ को निर्णायक पराजय देने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। तो यदि ब्रिटिश गवर्नर जनरल की बात करते हैं तो लॉर्ड हेस्टिंग्स था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात तो लॉर्ड हेस्टिंग्स। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो देखिए जो 16 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि भारत के पश्चिमी तट के निम्नलिखित में से किस स्थान पर इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की गई थी। यदि भारत के पश्चिमी तट की बात करते हैं तो पश्चिमी तट के कन्नूर में इंग्लिश फैक्ट्री स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कन्नूर। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, मीर कासिम द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रदत्त जमींदारी में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा एक जिला सम्मिलित नहीं था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मुजफ्फरपुर। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा चाय व्यापार के एकाधिकार एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया। देखिए यदि चाय एवं चीन के साथ व्यापार के एकाधिकार की बात करते हैं को समाप्ति करने की बात यदि की जाए तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। लेकिन चाय एवं चीन के साथ व्यापार को छोड़कर अन्य सभी प्रकार के व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी पर प्रतिबंध लगा दिया था 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा। लेकिन जो चाय एवं चीन बच गए थे उन्हें 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात 1833 ईस्वी का अधिनियम। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न है, 18वीं शताब्दी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के अवसान का निम्न में से कौन कारण था। देखिए अवसान का मतलब होता है पतन, यानी कि वस्त्र उद्योग को पतन बंगाल में 18वीं शताब्दी के अंत में वस्त्र उद्योग को पतन का सर्व प्रमुख कारण यह था कि ब्रिटेन को होने वाले निर्यात की प्रशुल्क दर का ऊंचा होना, यानी कि जो ब्रिटेन को वस्तु निर्यात की जाती थी उस पर हेवी टैक्स लगाया जाता था। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 20 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वक्तव्य में कौन सा एक कथन सही है। पहला नंबर कह रहा है
कि कॉर्नवालिस द्वारा 1793 ईस्वी में परिभाषित बंगाल के अस्थायी बंदोबस्त ने अभिजात जमींदारों के एक नए वर्ग को जमीन में स्वामित्व अधिकार प्रदान किया। बिल्कुल सही है, तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 21 नंबर प्रश्न है, नीचे 4 उद्योग दिए गए हैं जो कि भारत में अंग्रेजी शासन की अवधि में विकसित हुए। तो प्रश्न कह रहा है कि उपरोक्त में से कौन सा एक उद्योगों के विकास के सही कालक्रम को प्रकट करता है। तो देखिए इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सबसे पहले वस्त्र उद्योग हुआ, वस्त्र उद्योग स्थापित की गई थी। वस्त्र उद्योग के बाद भारत में जूट उद्योग स्थापित की गई थी। उसके बाद लौह इस्पात उद्योग स्थापित हुआ, और लौह इस्पात उद्योग की यदि बात करते हैं तो इसके उपरांत चीनी उद्योग स्थापित हुए। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी। 22 नंबर प्रश्न है, बंगाल में स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए 1717 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को फरमान देने वाला मुगल बादशाह कौन था। तो देखिए जो 1717 ईस्वी में जो फरमान जारी किया गया था वह फर्रुखसियर द्वारा जारी किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात फर्रुखसियर। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है, सदर निजामत अदालत को वारेन हेस्टिंग्स ने कहाँ स्थापित किया था। तो वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा इसे मुर्शिदाबाद में स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है, बंगाल का वह नवाब कौन था जो इजारेदार कहलाने वाले अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से रैयतों से सीधे राजस्व एकत्र करता था। तो उस नवाब का नाम था मुर्शिद कुली खां। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है, मुस्लिमों में पश्चिमी शिक्षा के प्रसार को प्रोत्साहित करने की दृष्टि से 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना कहाँ की गई। तो देखिए जो 1863 ईस्वी में मुहम्मदन लिटरेरी सोसाइटी की स्थापना है वह कलकत्ता में की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात कलकत्ता। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक वर्गों में से किसने सर्वप्रथम सूरत में अपनी फैक्ट्री स्थापित की। देखिए यदि सर्वप्रथम सूरत की फैक्ट्री की बात करते हैं तो अब पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात पुर्तगाली। नेक्स्ट 27 नंबर प्रश्न है, सिराजुद्दौला द्वारा सन 1756 ईस्वी में अपने अधिकार में करने के बाद निम्नलिखित में से किस एक नगर का नाम बदलकर अली नगर कर दिया गया। देखिए जो प्रश्न है वह आसान शब्दों में कह रहा है कि सिराजुद्दौला ने किस नगर का नाम परिवर्तित कर अली नगर कर दिया। तो देखिए सिराजुद्दौला द्वारा कलकत्ता नगर का नाम परिवर्तित कर अली नगर कर दिया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात कलकत्ता। नेक्स्ट 28 नंबर प्रश्न है, कहाँ के फौजदार नियुक्त होने के बाद हैदर अली ने अपनी स्थिति सुदृढ़ कर ली थी। तो देखिए जो हैदर अली था वह डिंडीगुल का जब फौजदार नियुक्त हुआ था तो उसके उपरांत अपनी जो स्थिति थी हैदर अली ने वह अपनी स्थिति को सुदृढ़ करना प्रारंभ कर दिया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात डिंडीगुल। नेक्स्ट 29 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह किस सिख मिशन के संबंधित है। देखिए यदि रंजीत सिंह की बात करते हैं तो जो रंजीत सिंह हैं वह शुक्रचर्या मिशन से संबंधित है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और टोटल मिशनों की यदि संख्या की बात करें तो टोटल मिशन की संख्या थी 12। नेक्स्ट 30 नंबर प्रश्न है, बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारियों द्वारा दस्तकों के दुरुपयोग करने से किससे उसके संबंध बिगड़ गए। तो देखिए इस प्रकार के जो संबंध थे वो मीर कासिम के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के संबंध थे वो बिगड़ गए थे। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात मीर कासिम। नेक्स्ट 31 नंबर प्रश्न है, इलाहाबाद की संधि निम्न में से किसने संपादित की थी। ध्यान दीजिएगा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इलाहाबाद की संधि की बात करें तो किसके साथ संपादित की गई थी, तो हम लोग विकल्प देख लेते हैं। पहला नंबर विकल्प है रॉबर्ट क्लाइव, मीर जाफर और राजा बलवंत सिंह, बिल्कुल गलत है। अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी कह रहा है रॉबर्ट क्लाइव, निजमुद्दौला और शुजाउद्दौला। देखिए ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का सही आंसर होगा। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 32 नंबर प्रश्न है, यूरोपीय नमूने पर सैनिक प्रशिक्षण का सूत्रपात करने वाला प्रथम देशी राज्य कौन था। देखिए यदि प्रथम देशी राज्य की बात करें जिसने कि यूरोपीय आधारों पर अपनी सेना का पुनर्गठन किया था तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात मैसूर के शासकों द्वारा यूरोपीय आधारों पर अपनी सेना का पुनर्गठन किया गया था। नेक्स्ट 33 नंबर प्रश्न है, मंगलौर, परम्बकम, पोर्टो नोवो स्थानों पर निम्नांकित में से किस युद्ध के दौरान प्रमुख लड़ाइयाँ लड़ी गई। तो देखिए यह जो
द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के दौरान ही मंगलौर, परबक्कम एवं पोर्टो नोवो आदि शहरों में युद्ध लड़े गए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 34 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने निम्नांकित में से किस संधि के द्वारा मद्रास अंग्रेजों को वापस लौटा दिया था? तो जो मद्रास है वह पांडिचेरी की संधि जो कि 1754 ईस्वी में हस्ताक्षरित हुई थी। इस संधि के तहत फ्रांसीसियों ने मद्रास अंग्रेजों को वापस कर दिए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 35 नंबर प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में भारत और क्यूबा के बीच के व्यापार पर किसका प्रभुत्व था? देखिए, यदि 17वीं शताब्दी की बात करते हैं तो 17वीं शताब्दी में प्रश्न कर रहा है कि भारत और क्यूबा के बीच व्यापार पर निम्न में से किन यूरोपीय शासकों का प्रभुत्व देखने को मिलता है? तो यह जो प्रभुत्व था मुख्य रूप से डचों का प्रभुत्व था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात डच। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है प्रश्न कह रहा है, बंगाल में मुर्शिद कुली खां के राजस्व सुधारों के परिणाम स्वरूप वहां का वार्षिक राजस्व लगभग कितना रुपया हो गया था? तो जो वार्षिक राजस्व था वह लगभग 1,50,000 रुपया हो गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात 1,50,000 रुपया। नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय को वापस कर दिया था? देखिए, यदि मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय की बात करते हैं तो जो कड़ा और इलाहाबाद वाला क्षेत्र था वह अंग्रेजों ने मुगल सम्राट शाहजहां द्वितीय को वापस कर दिए थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कड़ा और इलाहाबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन हिंदू पद पादशाही शब्द को सही प्रकार से परिभाषित करता है? यदि हिंदू पद पादशाही व्यवस्था की बात करें तो हिंदू स्वराज की बेसिकली कल्पना की गई थी मराठा शासकों द्वारा। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात हिंदू स्वराज्य। नेक्स्ट 39 नंबर प्रश्न है, रंजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत उत्तराधिकारी के संघर्ष में निम्न में से किसने सत्ता हड़प ली थी? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि रंजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत निम्न में से कौन शासक बने थे? तो देखिए, रंजीत सिंह की मृत्यु के उपरांत खड़क सिंह शासक बने थे। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात खड़क सिंह। नेक्स्ट 40 नंबर प्रश्न है, मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था? देखिए, यदि मीर कासिम और ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष के प्रमुख कारकों की बात करें तो जो प्रमुख कारण था वह था अंग्रेजों द्वारा मुगलों द्वारा जो अंग्रेजों को दस्तक दिए गए थे उस दस्तक का अंग्रेजों द्वारा काफ़ी ज़्यादा दुरुपयोग किया जा रहा था। इसी कारण मुगलों एवं मीर कासिम एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य संघर्ष की स्थिति देखने को मिली थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 41 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकारों को समाप्त कर दिया? देखिए, यदि एक्ट की बात करते हैं तो जो 1833 ईस्वी का चार्टर एक्ट है उसके द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। लेकिन यदि 1833 ईस्वी के बजाय 1813 ईस्वी विकल्प में भी रहता और 1833 भी रहता तो आप लोग ऑब्वियसली 1833 ही ऑप्शन में सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि 1813 ईस्वी का जो एक्ट हुआ था उसमें चाय एवं चीन के साथ व्यापार पर एक अधिकार को समाप्त नहीं किया गया था। लेकिन जो 1833 ईस्वी का एक्ट हुआ इसमें सभी प्रकार के व्यापार के साथ एक अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, फ्रांसीसी सहायता से 1765 ईस्वी में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो देखिए, जो आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना है वह मैसूर के शासकों द्वारा डिंडीगुल में की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात डिंडीगुल। नेक्स्ट 43 नंबर प्रश्न की तरफ मूव करते हैं हम लोग। देखिए, जो 43 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का ब्रीच निम्न में से किस शासक ने लगाया था? तो आप सभी लोग जानते होंगे कि जो टीपू सुल्तान था उसने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का बीच लगाया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 44 नंबर प्रश्न है, मराठों की वह महिला सरदार कौन थी जिसने राजा राम की मृत्यु के बाद 1700 ईस्वी के बाद भी मुगल साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा था? तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात ताराबाई। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है,
जिस मराठे ने 1719 में फर्रुखसियर का तख्ता उलटने के में सैयद बंधुओं की मदद की थी, उस मराठा सरदार का क्या नाम था? तो देखिए वह जो मराठा सरदार थे वे थे बालाजी विश्वनाथ। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात बालाजी विश्वनाथ। नेक्स्ट 46 नंबर प्रश्न है, बंगाल के निम्नलिखित शासकों का सही कालानुक्रम क्या है? यदि बंगाल के शासकों की बात करते हैं कि सही कालानुक्रम क्या है, तो देखिए जो बंगाल के शासक हैं उनका सही कालानुक्रम है, सबसे पहले हुए हैं मुर्शीद कुली खां। तो मुर्शीद कुली खां हो जाएगा। मुर्शीद कुली खां के बाद सुजाउद्दीन अर्थात ऑप्शन नंबर 1, सुजाउद्दीन के उपरांत सरफराज खान और सरफराज खान के उपरांत हुए अलीवर्दी खान। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात मुर्शीद कुली खां, उसके उपरांत सुजाउद्दीन, उसके उपरांत सरफराज खान और उसके उपरांत अलीवर्दी खां। तो इस प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 47 नंबर प्रश्न है, कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी या किस अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो 1773 ईस्वी के नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1773 ईस्वी का नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट। 48 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित व्यक्तियों पर विचार करें तथा ये बताएं कि इनमें से कौन से थे वे भरतपुर के राज्य से जुड़े हुए थे। तो देखिए भरतपुर साम्राज्य से यदि जुड़े हुए की बात करते हैं तो सूरजमल और बदन सिंह ये दो ऐसे शासक थे जो कि भरतपुर क्षेत्र से संबंधित थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट 49 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए और इन घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करें। पहला है कॉर्नवालिस कोड, नेक्स्ट है नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट, नेक्स्ट है ईस्ट इंडिया एक्ट। देखिए तो सबसे पहले आया था नॉर्थ का रेगुलेटिंग एक्ट जो कि 1773 ईस्वी में है। इसके बाद आया था ईस्ट इंडिया एक्ट जो कि 1784 ईस्वी का है। तो 2, 3 इसका आधार पर हमारा जो विकल्प सिलेक्ट हो रहा हुआ है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 50 नंबर प्रश्न है, घसीटी बेगम, शौकत जंग, राज बल्लभ और यार लतीफ़ खान किसके जाने दुश्मन थे? देखिए यदि घसीटी बेगम, शौकत जंग, राज बल्लभ आदि की बात करते हैं तो ये सिराजुद्दौला के दुश्मन माने गए थे अर्थात सिराजुद्दौला के साथ इनकी शत्रुता व्याप्त थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात सिराजुद्दौला। नेक्स्ट 51 नंबर प्रश्न की तरह बात करते हैं। देखिए जो 51 नंबर प्रश्न है वह बहुत आसान प्रश्न है। कह रहा है कि निम्नलिखित शक्ति गुटों में से कौन से एक में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा 1780 ईस्वी में बना था? तो देखिए यदि 1780 ईस्वी में ब्रिटिश विरोधी मोर्चा की बात करते हैं तो उसमें शामिल थे मराठे, मैसूर, बरार और निजाम। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी अर्थात मराठा, मैसूर, बरार और निजाम ने मिलकर 1780 ईस्वी में एक ब्रिटिश विरोधी मोर्चा का निर्माण किए थे। नेक्स्ट 52 नंबर प्रश्न है, इसमें सेलेक्ट करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 दिए हुए हैं। तो पहला है हॉकिंस। यदि हॉकिंस की बात करते हैं तो 1608 ईस्वी में भारत आया था। नेक्स्ट है सर टॉमस रो। एक मिनट, देखिए यदि हॉकिंस की बात करते हैं तो जो हॉकिंस है वह 1615 ईस्वी में भारत आया था। और उसके बाद है सर टॉमस रो 1608 ईस्वी में भारत आया और मनुची 1658 ईस्वी में भारत आए और रॉल्फ फिच जो है वो 1585 ईस्वी में भारत आए। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात हॉकिंस 1615 ईस्वी, सर टॉमस रो 1608, मनुची 1658 और रॉल्फ फिच 1585। नेक्स्ट 53 नंबर प्रश्न है, भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री स्थापित कहाँ की गई थी? देखिए यदि भारत में पहली अंग्रेजी फैक्ट्री की बात करते हैं तो वह हुगली में स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न भारत की पहली अंग्रेजी फैक्ट्री जो है वह सूरत में स्थापित की गई थी। तो इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात तो सूरत। नेक्स्ट 54 नंबर प्रश्न है, भारत के साथ समुद्री व्यापार आरंभ करने में निम्नलिखित में से कौन अग्रणी थे? तो देखिए यदि भारत के साथ समुद्री व्यापार की बात करते हैं तो सर्वाधिक समुद्री व्यापार भारत का पुर्तगालियों के साथ हुआ था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पुर्तगाली। 55 नंबर प्रश्न है, तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध मंडल बनाने में निम्न में से कौन कौन शामिल थे? देखिए यदि तीसरे मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान के विरुद्ध जो संघ बना था उसमें अंग्रेज, मराठा और निजाम में 3 शासक शामिल थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात अंग्रेज, मराठा और निजाम। नेक्स्ट 56 नंबर प्रश्न है,
बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्री में से कौन सी एक डचों द्वारा स्थापित की गई थी? यदि निम्नलिखित फैक्ट्री में डचों द्वारा स्थापित फैक्ट्री की बात करते हैं तो वह है चिंसुरा, अर्थात चिंसुरा में जो कि बंगाल में है डचों द्वारा एक फैक्ट्री स्थापित की गई थी। नेक्स्ट 57 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन में सुधार लाने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया? यदि रेगुलेटिंग एक्ट की बात करते हैं तो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1773। नेक्स्ट 58 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करिए तथा इन घटनाओं का सही कालानुक्रम व्यवस्थित करिए। यदि ऊपर में दिए गए विकल्प के आधार पर हम लोग सेलेक्ट करते हैं तो सबसे पहले जो घटना हुई थी वह पंजाब का अधिग्रहण किया गया था, उसके उपरांत उदयपुर का अधिग्रहण हुआ था, उसके उपरांत झांसी और उसके उपरांत अवध का अधिग्रहण किया गया। अर्थात इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए तथा ऊपर में दिए गए स्टेटमेंट में सही स्टेटमेंट का चयन करना है। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के अंतिम चरणों में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों की घोर निराशा का क्या कारण देखने को मिलता है? देखिए, यदि प्रथम विश्व युद्ध की बात करते हैं तो यह 1914 से लेकर 1918 ईस्वी तक प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया था। इसमें भारत की तरफ से कांग्रेस ने ब्रिटिश को सहायता देने का निर्णय लिया, लेकिन युद्ध को जैसे जैसे युद्ध समाप्ति की ओर बढ़ते गया वैसे वैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलनकारियों को निराशा हाथ लगी। तो प्रश्न कर रहा है कि उस निराशा लगने का क्या कारण देखने को मिलते हैं। पहला कह रहा है, सामाजिक सम्मेलन तथा शांति सम्मेलन में केवल थोड़े हिस्से भागीदारी से नरेशों की भागीदारी देखने को मिली। देखिए, पूरी तरह से गलत है क्योंकि उसमें किसी भी प्रकार के कोई भारतीय नरेश शामिल नहीं हुए थे। तो ऑब्वियसली जब पहला नंबर स्टेटमेंट गलत हो गया तो दूसरा और तीसरा नंबर विकल्प सही होंगे। तो देखिए, दूसरा कह रहा है कि विश्व युद्ध की समाप्ति पर भारत में शांति की जगह दमन का प्रयोग किया गया, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, 1919 में गांधी के दिल्ली गमन पर सरकार द्वारा रोक लगा दी गई, यह भी गलत है। और नेक्स्ट है, 1919 में रॉलेट एक्ट का कानून पारित किया गया, यह भी सही है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें तथा सत्य कथन का चयन करना है। पहला हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, पहला कह रहा है प्रश्न है कि 1826 ईस्वी की यांडबू की संधि ने निम्न में से किसका रास्ता साफ किया? देखिए, यदि यांडबू की संधि की बात करते हैं तो पहला विकल्प कह रहा है कि अंग्रेज व्यापारियों के लिए आश्वासनपूर्ण संरक्षण प्रदान किया गया, यह तो बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट है, अंग्रेजों के लिए 1 करोड़ की क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया, यह भी सही है। अन्य विकल्प हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, जो तीसरा नंबर विकल्प है वह कह रहा है कि बर्मा के लोगों तथा अंग्रेजों के बीच घोर लड़ाइयों का अंत हो गया। और नेक्स्ट है, चाय के लिए असम का अधिग्रहण किया गया। यह जो 3 और 4 नंबर जो विकल्प है वे गलत है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 1 और 2। नेक्स्ट 61 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा नवाब 1856 में अवध के ब्रिटिश राज्य में अंग्रेजों द्वारा विलय किए जाने के समय पदच्युत यानी कि हटा दिया गया था? तो देखिए, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अर्थात बाजिद अली शाह। देखिए, इससे संबंधित एक प्रश्न यह भी उठता है कि जब अवध का अधिग्रहण किया गया था ब्रिटिश सरकार द्वारा तब उस समय अवध में नवाब कौन थे? तो बाजिद अली शाह थे। या एक और प्रश्न उठता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन थे? यदि यह भी प्रश्न पूछ लेता है कि अवध का अंतिम नवाब कौन थे तो इसका आंसर भी होगा बाजिद अली शाह। नेक्स्ट 62 नंबर प्रश्न है, ब्रिटिश शासन को समाप्त करने के लिए कूका आंदोलन निम्न में से किस क्षेत्र में संगठित यानी कि घटित हुई? यदि कूका आंदोलन की बात करते हैं तो अब पंजाब में घटित हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात पंजाब। नेक्स्ट 63 नंबर प्रश्न है, बंगाल में अंग्रेजों के विरुद्ध सन्यासियों तथा फकीरों ने विद्रोह कर दिया। कथन आर, सन्यासी और फकीर अंग्रेजों द्वारा भारत की धार्मिक परंपरा में हस्तक्षेप के विरोधी थे। देखिए, यह जो दोनों कथन है वह एक दूसरे से अंतर संबंधित है और जो कारण आर है वह कथन ए की व्याख्या कर रहा है। तो इस कारण जो हमारा आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 64 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित कौन सा है? यानी कि प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित जो दिए हुए हैं वो आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित हैं और इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो देखिए, यदि हम लोग विकल्प के आधार पर बात करते हैं तो सबसे पहले हुआ था
सूरत की संधि अर्थात सबसे पहले हो जाएगा 3। सूरत की संधि के उपरांत जो घटित हुई थी वह पुरंदर की संधि हुई थी। पुरंदर की संधि के उपरांत बड़गांव सम्मेलन हुआ था और बड़गांव सम्मेलन के उपरांत सालाबाई की संधि हुई थी अर्थात 3, 2, 1, 4। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अर्थात 3, 2, 1, 4। नेक्स्ट 65 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसके मध्य 1731 ईस्वी में बरना की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? यदि बरना की संधि की बात करते हैं तो कोल्हापुर के संभाजी छत्रपति तथा सतारा के साहू छत्रपति के मध्य हस्ताक्षरित हुई थी। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 66 नंबर प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में भारत में आपराधिक मुकदमों की सुनवाई हेतु सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था? यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो वह सदर निजामत अदालत था। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अर्थात तो सदर निजामत अदालत। नेक्स्ट 67 नंबर प्रश्न है, देखिए जो 67 नंबर प्रश्न है उसमें मैच करना है। एक तरफ सूची 1 दिया हुआ है और दूसरी तरफ सूची 2 दिया हुआ है। सूची 1 में विभिन्न युद्ध दिए हुए हैं और सूची 2 में उस युद्ध से संबंधित संधियां दी हुई है। तो यदि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई थी, यानी कि ए का हो जाएगा 3। नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यदि द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बेसिन की संधि हुई, तो बी का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। अब देखिए यदि ए का 3 और बी का 2 हम लोग विकल्प सेलेक्ट करें, ए का 3 और बी का 2, सॉरी हम लोग इस प्रश्न को फिर से देख लेते हैं। प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में दिया हुआ है युद्ध और सूची 2 में दिया हुआ है उस युद्ध से संबंधित प्रमुख संधि। यदि द्वितीय कर्नाटक युद्ध की बात करते हैं तो द्वितीय कर्नाटक युद्ध में पांडिचेरी की संधि हुई, यानी ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में मंगलौर की संधि हुई थी, तो बी का हो जाएगा 5। अब देखिए यदि ए का 3 और बी का 5 के आधार पर हम लोग आंसर को सिलेक्ट करें तो हमारा आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ए का 3 और बी का 5 सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में ही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। तो जो नेक्स्ट 68 नंबर प्रश्न है वह कह रहा है कि निम्न में से किस अधिनियम ने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का अनुमोदन किया? यदि संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत की बात करते हैं तो जो 1935 ईस्वी का अधिनियम था इसने संवैधानिक निरंकुशता के सिद्धांत का भारत में अनुमोदन किया। तो ऑब्वियसली इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 69 नंबर प्रश्न है। देखिए 69 नंबर जो प्रश्न है उसमें भी सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। एक तरफ घटना दिया हुआ है और दूसरी तरफ उस घटना से संबंधित स्थान दिया हुआ है। तो यदि चंपारण सत्याग्रह की बात करते हैं तो देखिए जो चंपारण सत्याग्रह है वह बिहार में लड़ा गया था, अर्थात ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और नेक्स्ट है पटना किसान आंदोलन। पटना किसान आंदोलन और मोपला विद्रोह की बात करते हैं केरल, तो सी का हो जाएगा 1। और नेक्स्ट है दक्कन उपग्रह जो कि अहमदनगर में होता है, डी का 4। अब इसका आधार पर यदि आंसर को सिलेक्ट करें तो देखिए जो 69 प्रश्न है इसका आंसर निकल कर आ जाएगा वह होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 70 नंबर और आज का लास्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और विभिन्न सूचियों को दिए गए स्थान पर सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ यूरोपीय आगमन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ उनकी कंपनी दी हुई है। तो देखिए जो डचों की कंपनी थी हुगली में स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट है, एक मिनट, प्रश्न कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है डचों की जो कंपनी थी वह पुलिकट में स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट है इंग्लिश यानी कि अंग्रेजों की कंपनी हुगली में स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट है पुर्तगीज, इनकी कंपनी गोवा में स्थापित की गई थी। और नेक्स्ट है फ्रेंच, तो इनकी जो कंपनी थी वह चिंसूरा में स्थापित की गई थी। तो इसका आधार पर जो आंसर निकल कर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, अर्थात 2, 3, 1 और 4। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स आज का जो सेशन था वह समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद।